hitangko tangsa sa chenju hitangko arum te chenju hitangko tangsa sa chenju rangungira hitangma sar kungira hitangma rangungira hitangma sar kungira hitangma। इस चांगलांग हेडक्वार्टर में आके हम लोग ठहरे, इसलिए हम लोग चाहते हैं सर, हम लोग को इस चांगलांग में काउंसिल में एक हेडक्वार्टर में हम लोग को एक गेस्ट हाउस दिया जाए, जो कि ऐसा मीटिंग होता है तो हम लोग उस गेस्ट हाउस में रह के हम लोग अटेंड कर सके। ऐसा बहुत ऑफिशियल काम होता है जो कि हम लोग आने से हम लोग ठहरने के यहाँ सुविधा नहीं होता है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होते हैं। और सर हम लोग का जीबीस लोग का एक्चुअली हम लोग डीसी का तरफ से गवर्नमेंट का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है, गांव में रहते हैं, लेकिन हम लोग जो एक रेस्पॉन्सिबल बन के गाँव में रहते हैं, ऑफिसर लोग जो भी हम लोग को इंस्ट्रक्ट करते हैं गाँव में हम लोग मानते हैं, लेकिन हम लोग को इनकेस हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऐसा इंसर्जेंसी जगह है, हम लोग को कुछ ऐसा घटना हम लोग को बहुत हुए है, आगे भी हुआ है, वो तो नहीं दोहराएंगे, लेकिन ऐसे समय में हम लोग को जो एक उस पेंशन टाइप से हम लोग गांवड़ा लोग को जितना भी है हम लोग इसमें उसको मैंने पेंशन करने से अच्छा हम लोग को और कुछ सुविधा हम लोग को जीबीएस लोग के लिए सुविधा देने से अच्छा बोल के हम रिक्वेस्ट करते हैं सर। पैकेज फंड एलोकेट करने से बहुत अच्छा है। और नंबर 2 में फंडिंग पैटर्न है 15 फाइनेंस कमीशन, 90% पॉपुलेशन 10% एरिया हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रहा है, लेकिन इसमें हम लोग का हिल्स एरिया में ये आपका फेजिबल नहीं है। उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट ने एसॉर्ट ऐसा दे रहा है 50-50 रेशियो में देने से ठीक है, कोई सारा रिक्वेस्ट कर रहा है। और नंबर 3 में हम लोग अरुणाचल में पंचायत इलेक्शन हुआ है 2003 को, वही बेस में हम लोग का पंचायत बॉडी को जो ऑनरेबल दे रहा है जेपीसी को पर मंथ 2000 दे रहा है। उसका बाद में जेपीएम लोग को 1850 रुपीज पर मंथ और जीपीसी 450 रुपीज पर मंथ, जीपीएम 300 पर मंथ। इसलिए ये इनहेंसमेंट करने से ठीक है बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और नंबर 4 में हम लोग का जितना अरुणाचल में पंचायत स्टाफ है वो कॉन्ट्रेक्चुअल में है, जितना पीके से सीसीए सीएपीओन है एक्सेट्रा जितना है 2011 का हिसाब में पेमेंट दे रहा है, वो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल में दे रहा है। इसलिए पंचायत अभी तक अधूरा है, पंचायत डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सर आपका आगे में हम लोग पंचायत हो गए रिक्वेस्ट कर रहा है सर। वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी डेवलपमेंट का क्षेत्र में सर हम ये कहेंगे कि इंटीरियर जो रास्ता पहुंचा हुआ है एक से एक दो जगह, जैसे कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का उनका जो अंदर में अभी सर्वे हो रहा है। बाकी तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन हाईवे जोरामपुर टू चांगलांग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाय 2024 ये तो कम्प्लीट हो जाएगा। तो नेटवर्किंग का हिसाब से भी यहाँ में सब से डेवलपमेंट का क्षेत्र में ठीक है। और बाकी हम लोग का यहाँ सर इंसेंसिव प्रोग्राम तो आपको पता है सर, पीसीएल आप लॉन्गिंग टास्क करके उनसर में होल्ड किया है और जहाँ चांगलांग पहुँचा है। पीसीएल ये में जरूर
ये एंटी एक्टिविटीज तो जरूर है, हम नहीं बोले कि नहीं है, लेकिन मगर डेवलपमेंट रास्ते में कोई रुकावट नहीं है सर। आप विश्वास कीजिए सर, TCL रीजन में फिजिकली काम भी होता है, जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अरुणाचल गवर्नमेंट जितना फंड स्कीम से जहाँ में थोड़ा भरपूर काम होता है। ऑनरेबल स्पीकर भी सामने बैठा है, वो भी बताएंगे शायद। तो ऐसा हो कि जहाँ में जितना भी ऑफिसर है, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, सब ये अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत योगदान दे रहा है, और कोई भी एक पैसा भी फंड मिसयूज नहीं होता है, जहाँ में पूरा भरपूर काम होता है। जनजाति जो है 4 जनजाति है, तांगसा, टुत्सा एंड सिंगफो, और अभी जोबिन जो सर विजयनगर का जुड़ा हुआ है। हम अनेक में एक विश्वास करते हैं, हम भाईचारा को बिलीव करते हैं, और हम यहाँ में कभी ऐसा हिस्ट्री नहीं रहा कि अपना बीच में हम लड़ झगड़ के बैठे, ऐसा नहीं। हम सब दुख सुख में हो, सुख शांति में हो, एक साथ जीता है और एक साथ हम लोग रहता है। जनजाति जो है 4 जनजाति है, तांगसा, टुत्सा एंड सिंगफो, और अभी जोबिन जो सर विजयनगर का जुड़ा हुआ है। हम अनेक में एक विश्वास करते हैं, हम भाईचारा को बिलीव करते हैं, और हम यहाँ में कभी ऐसा हिस्ट्री नहीं रहा कि अपना बीच में हम लड़ झगड़ के बैठे, ऐसा नहीं। हम सब दुख सुख में हो, सुख शांति में हो, एक साथ जीता है और एक साथ हम लोग रहता है। तो यात्रा है ये हमेशा सफलता रहेगा सर, ये मैं विश्वास करता हूँ। मेरा तरफ से सर एक छोटा सा आपको, वैसे एक पार्ट गवर्नमेंट है पर भी आप भी एक जालिया है, तो मैं हमेशा असेंबली में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ में मेरा जो चेयर है वो साइलेंट चेयर है, तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक नोट भी मूव किया था, शायद वो सर आपका वहाँ में पहुँचा की मालूम थी। हमारे यहाँ पे BADP एक फंड मिलता था सर, जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड, ये 2022-21 से खत्म हो गया। ये 2023 से आपको रिप्लेस बाय वाइब्रेंट ये स्कीम करके एक है, जो कि इंडो म्यांमार में सिर्फ चलता है। तो हम जो इंडो चाइना में चलता है, जो हम इंडो म्यांमार का जो बॉर्डरिंग विलेजेस है, वो सर उस फंड से हम लोग डिप्राइव है। तो ये हम 7-8 MLAs हम ज्वाइंट एक को दे करके गवर्नमेंट को हम लोग अप्राइज करना सर, उसको भी आपका तरफ से एक इमीडिएट रिस्पांस देने से ठीक होगा सर। ये मैं आपका विजिट को फायदा लेते हुए आपको मैं ये एक इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, जनता की ओर से, क्योंकि BADP से सर बहुत काम हुआ करता था, लेकिन अभी वो BADP फंड नहीं है, और लोग जो हम लोग को पूछते रहते हैं, हम लोग भी उसमें फिर जवाब देने के तकलीफ होते हैं। तो ये सर सिर्फ इंडो म्यांमार को ही कंसंट्रेट करके ये वाइब्रेंट विलेज को बनाया गया है, लेकिन हमारा इंडो म्यांमार वाला बिल्कुल छोड़ दिया। और सर अगर डिस्टर्बेंस का बारे में हम बोलते हैं, तो इंडो चाइना का तो होता है तो बड़ा से होता है और विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन से होता है, लेकिन हमारा इंडो म्यांमार का जो प्रॉब्लम है वो जो थोड़ा सा हट करके है, जो कि यहाँ में ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग्स का होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, किडनैपिंग होता है, आर्म्स एम्युनिशन का इलीगली वो होता है, और यहाँ में आपको मालूम है कितना सो मेनी ग्रुप ऑफ टेररिस्ट और वी कैन से, तो ऐसा वाला एनवायरनमेंट है। ये तो डे टू डे एक्टिविटी है यहाँ पर। हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको थोड़ा सा बहुत छोटा समझ के हमको शायद ये BADP को खत्म करके वाइब्रेंट विलेज दिया, तो वाइब्रेंट विलेज को भी चलता है, उसको भी हम लोग मोस्ट मैंने हम लोग हार्ट फ्रॉम God of my heart I also welcome that vibrant village project, but side by side that BADP should be reintroduced or by something other name also no problem, but यार उसी में vibrant village में ही साथ में देने से भी होगा, ये मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है। खुशी है आपने जितना भी गवर्नमेंट स्कीम का इम्पोर्टेंस बारे में जो भी आप बताए शेयर किए, हम लोग जरूर गाँव तो पहुँचाने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा नाम एन चांगमी, प्रेसिडेंट रबचाला लोंगनिंग पीपल्स फ्रम। हम लोग का ये TCL रबचाला लोंगनिंग में एक सिंगल एपेक्स बॉडी है, रबचाला लोंगनिंग पीपल्स फ्रम। हम लोग तीनों डिस्ट्रिक्ट में हम लोग वही सोसाइटी काम कर रहा है। तीनों डिस्ट्रिक्ट में जहाँ
बहुत समस्या है, उसको समाधान करने के लिए गवर्नमेंट का साथ में मिलके हम लोग का जितना पब्लिक इलेक्टेड पीआर मेंबर जितना भी है उन लोग का साथ में मिलके हम लोग काम कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ा समस्या है एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इंसेंसी प्रॉब्लम है, बॉर्डर इन्फ्लक्स प्रॉब्लम है, रेफ्यूजी है, ड्रग्स एंड ओपियम ट्रैफिकिंग है, इंटर विलेज रोड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, बस सर्विस प्रॉब्लम, जितना भी COAC हेडक्वार्टर अभी तो प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हुआ है, टीचर्स शॉर्टेज है, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर छोटा मोटा के लिए हम लोग असम में जाना पड़ता है, और जैसा कि टूरिस्ट सर्किट। इसलिए हम लोग का जो एक मेमोरेंडम अभी कल 2 दिन पहले हम लोग का TCL एरिया में पीस पब्लिक रैली हुआ था। ट्रक लोंगलिंग डिस्ट्रिक्ट होटल लोंगलिंग में हुआ है, ट्रक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खुनसा में हुआ है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का चांगलांग में हुआ है। तो हम लोग TCL फर्म का तरफ से पब्लिक मेमोरेंडम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट इंडिया को दिया था थ्रू रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर। तो मेरा पास में आपको देने के लिए एक और मेमोरेंडम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस किया है, आपका पत्र से ही ये मेमोरेंडम। मुझे ये देख के बहुत खुशी है कि आपने जो अपने स्तर पे जो है इनिशिएटिव लेके कुछ काम किए हैं, जिसका मुझे आज पता लगा है, मैं उससे बहुत बहुत खुश हूँ। खास करके एंटी ड्रग रिहैबिलिटेशन के ऊपर आपने जो योजना यहाँ चलाई है, जो आपके विमेंस ग्रुप हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और कल परसों मैंने तिराप में भी इसके ऊपर NGOs की हरकत जो हुई है वो देखा है। पहली बार पूरे अरुणाचल में मुझे ये महसूस हुआ है कि जो ड्रग एडिक्शन है उसके ऊपर सिर्फ गवर्नमेंट के आदेश से काम नहीं, बल्कि आपने अपने दिल से काम किया है, और उसका नतीजा है कि आज वो व्यक्ति यहाँ आके, आप कौन थे? हाँ, आप इधर आओ, आपसे मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ, इधर आइए। शाबाश। मैं आ जाओ। मैं एक सलाह गवर्नमेंट को देना चाहूँगा इसके बाद। आ जाओ। मैं एक सलाह देना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि ये सब बच्चे जो नशीले पदार्थों के सेवन से बाहर निकले हैं, जिनको आपने निकाला है, इनको हम एंटी ड्रग एम्बेसडर्स के तौर के ऊपर देश में इनको पहचाने, प्रदेश में। और मेरा CM साहब को ये एक सलाह मेरी होगी कि इन्हें हम ईटानगर में बुलाएं और इनका स्वागत करें, क्योंकि ये एक ऐसी पहल है जो दूसरे प्रांतों में भी फैलनी चाहिए। ठीक है, आपके पास रिहैबिलिटेशन सेंटर ना होते हुए भी आपने ये सब किया, उसका मुझे बहुत आपके ऊपर गर्व है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी धारणा हमेशा रही है कि योजनाएं तो आपको गवर्नमेंट दे रही है, सेंटर से भी और स्टेट से भी आपको मिल रहा है, लेकिन हमारे इनिशिएटिव से हम क्या कर रहे हैं, ये बातें मैं दूसरे प्रांतों में कर रहा हूँ कि इन योजनाओं को सार्थक सफल बनाने में हमारा योगदान बहुत ज़रूरी है। और एक सार्थकता आज मेरे सामने मुझे दिखी, जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मैं चाहता हूँ कि बाकी योजनाओं को भी सार्थक बनाने के लिए हमें कोऑपरेशन के तौर पे अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। आपके ZPC, आपके PRIs, ये इन सब को मैंने नज़र इसके ऊपर मेरी है, इनके ऊपर थोड़ी टिप्पणी भी करूँगा, और ये भी कोशिश करूँगा कि जो स्टेट की तरफ से हो सकता है यहाँ होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब ने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड के बारे में कहा, तो मैं ये आपको बताऊं कि ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड जो है वो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति थी वो इतनी ख़राब थी कि पॉपुलेशन जो है हमारे देश के, हमारे
सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हो गई थी, उनको बहका दिया था लोगों ने, उनका रेडिकलाइजेशन हो गया था, तो उनको जीतने के लिए ये सब शुरू किया गया। और मैं जम्मू कश्मीर में मैं 5-6 बार रहा। मेरा जो आखिरी टेन्योर था, मैं उत्तरी कमांड का कमांडर इन चीफ था जम्मू कश्मीर में। तो सद्भावना फंड का बहुत अच्छा हमने फ़ायदा उठाया। जो हमने वहाँ पर सद्भावना की स्कीम्स चलाई, वो दुनिया में किसी देश ने कभी अपने लोगों के लिए नहीं चलाई होगी। लेकिन हमारे TCL के अंदर हमें कुछ ऐसी सुविधा चाहिए जिससे हम अपनी बॉर्डर की रखवाली कर सकें। और यहाँ होने वाली जो गतिविधियाँ हैं, जो इंसर्जेंसी यहाँ चल रही है, जिस तरह से NSCN के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं यहाँ आके किडनैपिंग करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, तंग करते हैं लोगों को, ड्रग पेडलिंग करते हैं, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि मैं आने का एक मकसद ये भी था कि हम कोई अच्छा प्लान बनाएं ताकि इसकी रोकथाम हो सके। कल मैं लॉन्गडिंग में था, खोंसा में था। हमने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के एक छोटा सा प्लान बनाया है या बना रहे हैं, जिसके चलते हम ये गतिविधियों को उनका सामना कर सकें, उनको रोक सकें। और इसके बारे में आपके विधायक जन हैं यहाँ पर, सीनियर आपके SP DC साहब हैं, उनसे भी बात करूँगा इसके बाद। गाँव बूढ़ों की तरफ से बस का जिक्र हुआ और फाइनेंशियल हेल्प का जिक्र हुआ। मैं मानता हूँ कि दूर दराज से यहाँ आने में, यहाँ पर रहने के लिए कोई सुविधा होनी चाहिए, तो उसकी बात आपके विधायकों से, DC SP से भी करूँगा और वहाँ ईटानगर में भी इस बात का जिक्र मैं करूँगा कि किसी तरह से हम बस क्यों नहीं चला सकते हैं। यही है कि बस सिर्फ 2 महीने में 1 दिन के लिए नहीं चल सकती है, इसको हमें रेगुलरली चलाना पड़ेगा। तो जहाँ से दूर दराज के लोग शहरों की तरफ आना चाहते हैं, वो ऐसे रूट आइडेंटिफाई करके वहाँ पर बस चलाने का कोई ना कोई नियम ढूंढेंगे। होटल नहीं है, ये सुन के मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि इस बड़े इलाके में होटल क्यों नहीं है। शायद यहाँ पर बाहर से लोग नहीं आते हैं, शायद यहाँ पर टूरिस्ट कम आते हैं अभी, लेकिन जब उनका आवक जावक बढ़ेगा तो ये आपका जो होम स्टे है उसके अलावा भी यहाँ पर छोटे मोटे होटल यहाँ खुलने चाहिए। इसके ऊपर भी सोच विचार करेंगे। आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर का एक पॉइंट था, मुझे लगता है जो काम आप खुद कर रहे हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर ये नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम उनको एक मरीज के तौर पे ट्रीटमेंट करते हैं। जो आप कर रहे हो वो उनको अपनी फैमिली मान के उनकी ट्रीटमेंट हो रही है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, इनको हम सुधारें। उनके साथ बैठिए, उनके से बातचीत कीजिए, उनको समझाइए। अगर वो मर्म उस तक पहुंचेगा तो वो अपने जो झूठी तसल्ली उसको ड्रग से मिल रही उससे बाहर आ जाएगा। फिर भी देखते हैं। जिला परिषद की तरफ से भी पॉइंट थे कि स्पेशल फंड्स की बात की उन्होंने और ऑनरेरियम की भी बात की है, और कुछ लोगों की जो पियोन वगैरह हैं उनके पास भी। देखिए, मेरा मानना है कि मैं आज अगर आपको कह दूं कि हाँ मैं रिकमेंड कर दूंगा कि इनकी तनख्वाह बढ़ा के 2000 से 10,000 कर दी जाए, ये होने वाला नहीं है। मैं आपको सच्ची बात दिल से बता रहा हूँ। लेकिन क्या हो सकता है, जिस दिन अरुणाचल खुद जो है एक अमीर प्रदेश बन जाएगा, उस दिन ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। और उसका एक सबसे बड़ा हल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। अभी जो हमने गवर्नमेंट की कंपनियों के साथ समझौता किया है 2 महीने पहले कि यहाँ पर करीब 13,000 मेगावाट पावर के लिए करीब 15-16 डैम्स बनेंगे। और ये जो कार्रवाई है ये प्राइवेट प्लेयर्स नहीं कर सके, इसलिए गवर्नमेंट के DPSUs जो हैं, जो PSUs हैं, वो अभी करने वाले हैं। इनके साथ काफ़ी बातचीत हुई, मेरी भी हुई, 2-3 समझौते हुए। पहली बात कि ये काम कम से कम टाइम में होगा, लेकिन हर चीज़ को देखते हुए, जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि वो बांध टूट जाए, तो उससे फिर जो मुश्किल आएगी, जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर 5 साल से 10 साल के अंदर ये सारी पूरी चीज़ होनी चाहिए। जब ये पूरी हो जाती है तो इसका फ़ायदा होगा आपको 20%, इसके जितनी भी बिजली पैदावार होती है उसके 20% की कीमत आपको मिलेगी। और वो कीमत कितनी होगी? कम से कम 8-9 हज़ार करोड़ हर साल आपके स्टेट के बजट से उतनी या थोड़ी सी ज़्यादा। जिस दिन हम इस किस्म की आमदनी हम पाएंगे उस वक्त हमारा जो सोशल स्टेटस है, जो यहाँ पर तनख्वाहें लोगों को मिल रही हैं, वो सब में बदल आ जाएगा। जो आप चाहते हैं वो तब्दीली होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी। 2 से 5 या 2 से 10 तक जाने की बजाय 2 से 2.5 या 3 हो सकती है। फिर भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। यहाँ पर चिराग चांगलांग के अंदर तो रास्ते डबल लेन हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं। माननीय विधायक ने भी बताया कि असम के अंदर परेशानी ज़्यादा है, यहाँ अच्छा है। तो अंदरूनी रास्ते जो विजयनगर की तरफ जा रहे हैं, पंसाव पास की तरफ जा रहे हैं, उनको हम जब अच्छा कर लेंगे तो टैक्सी या बस है इस किस्म की सिस्टम हम शुरू कर सकते हैं। उसके ऊपर भी गौर करेंगे। और मैं मानता हूँ विधायक जी ने जो बात की है कि यहाँ के लोग परेशानी में रहते हैं, ये इलाका जो है दूर दराज का है, लोग यहाँ पर मिलने देखने भी कम आते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो प्रशासन जो स्टेट का है वो भी, उनकी इतनी विज़िट यहाँ नहीं लगती जितनी आसपास के प्रांतों में लगती है। तो इसके ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि आप दूर वाले इलाके में पहले जाइए, उनसे मिलिए, बात करिए, उनके साथ रहिए, तब आपको उनकी मुश्किलात पता होगी। तो उसकी कोशिश जारी है। डिप्टी स्पीकर साहब ने जो बॉर्डर एरिया फंड के बारे में बात की, बिल्कुल जायज़ है और उसके ऊपर ज़रूर हम डिस्कशन करेंगे। जो शिक्षा का क्षेत्र है, मेरे लिए शिक्षा का क्षेत्र सबसे ज़रूरी है। आज के दिन हमारे यहाँ 10वीं और 12वीं कक्षा के में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है छोड़ के जा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट 30% से भी ज़्यादा है। ये अच्छा नहीं है। आप ये समझिए कि आपके स्टेट में तरक्की होएगी और गवर्नमेंट ज़्यादा जॉब्स के लिए इश्तिहार देगी, एडवर्टीज़मेंट देगी, लेकिन हर एडवर्टीज़मेंट में एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का एक पॉइंट रहता है और वहाँ लिखा रहता है 10+2। अगर हमारे बच्चे 10+2 नहीं हैं तो ये किसी भी जॉब के अंदर ये अप्लाई नहीं कर सकते।